नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल कोटखाई फार्म। आज हमारे साथ कोटखाई के युवा बागवान पूरे भारत में मशहूर है जो कि अवनीश चौहान जी एवियो फ्रूट ट्री नर्सरी भी चलाते हैं। अवनीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। काफ़ी लंबे समय के बाद आप आज हमें मिले हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। धन्यवाद अभिषेक भाई। और मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे कि पिछले काफ़ी टाइम से आपके कॉल्स आ रहे थे, पर मैं सच में काफ़ी इस बार मेरा शेड्यूल काफ़ी बिजी था। तो आज मैंने आपको उस टाइम भी कहा था कि फ्रूटिंग टाइम पे मैं आपको ज़रूर टाइम दूंगा। तो आज आप आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे ऑर्चर्ड में। अवनीश जी, आज हम आपसे जानेंगे कि आपके ऑर्चर्ड में जो भी वैरायटीज़ लगी है, आप इंपोर्ट का भी काम करते हैं। आज हमें आप स्पेसिफिकली सभी वैरायटीज़ के बारे में बताएं कि कौन सी वैरायटी किस रूट स्टॉक पर लगती है और किस एलिवेशन पे लगती है, और हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है रूट स्टॉक ऑर्चर्ड लगाते हुए। इन सभी बातों पे आज आपसे हम प्रकाश डालेंगे। आप इस ऑर्चर्ड के बारे में बताएं और वैरायटीज़ के बारे में हमें बताएं। सबसे पहले तो जो भी आपकी वैरायटीज़ है उसके लिए कोई पर्टिकुलर रूट नहीं होता, यानी कि आपका जो भी वैरायटी सिलेक्शन होगा वो आपकी एलिवेशन के हिसाब से होगा, यानी कि आपकी हाइट कितनी है। इसमें मेन चीज़, मैंने पहले भी इसके ऊपर काफ़ी सारे वीडियोस शेयर किए हुए हैं, जो आपकी लो हाइट होती है, यानी कि जो एक्सट्रीम लो हाइट्स 3000 फीट से यहाँ पे सेब लगना स्टार्ट हो रहा है, तो वहाँ पे क्या होता है, आपके ग्रोथ बहुत ज़्यादा एक्सेस जाती है और कलर की प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए वहाँ के लिए जो वैरायटीज़ है वो स्पर टाइप में होगी, यानी कि जो अर्ली कलर है, यानी कि अपना कलर डेवलपमेंट आपका वॉलनट स्टेज से ही स्टार्ट कर देती है। तो वो वैरायटीज़ वहाँ के लिए जाएगी, क्योंकि वहाँ पे कलर की प्रॉब्लम रहती है। और दूसरा, लो हाइट में ग्रोथ एक्सेस जाती है, वहाँ पे स्पर फॉर्मेशन की भी दिक्कत रहती है, यानी कि अल्टरनेट ईयर जो आता है आपका, 1 ईयर या 2 ईयर आपके बीच में ऑफ ईयर जाते हैं जिसमें क्रॉप नहीं लगती। तो इसलिए स्पर टाइप वैरायटी जो है, जो अपने आप को ज़्यादा यानी कि स्पर फॉर्मेशन की तरफ जाती है और ग्रोथ को कंट्रोल करती है, रोकती है, तो वो वैरायटीज़ वहाँ के लिए। फिर अगर हम ऊपर की हाइट की बात करेंगे, 8000, 9000, 10000 तक भी फार्मिंग हो रही है, तो वहाँ पे ग्रोथ का टाइम कम मिलता है, क्योंकि ठंड काफ़ी जल्दी हो जाती है। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जो वैरायटी है उसको साइज़ बनने के लिए भी उसमें थोड़ा सा, यानी कि उसमें साइज़ कम रहता है। और इसलिए वहाँ के लिए जो वैरायटीज़ होगी वो होगी लेट कलर वैरायटीज़, जिसमें स्टिप्स में कलर आए और लेट कलर आए, ताकि हाइट की वजह से जो कलर अर्ली आना है, जल्दी आना है, वैरायटी अपने आप को अपने कलर को रोकेगी, तो उसमें साइज़ अच्छा बनेगा। फिर जो मिडल बेल्ट है, इसमें सेमी स्पर वैरायटीज़ है, काफ़ी सारी वैरायटीज़ अब आई भी, हम खुद इंपोर्ट करते हैं बाहर से। बाकी जो रूट स्टॉक का सिलेक्शन है वो आपकी, उसके लिए एलिवेशन देखने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए लैंड स्ट्रक्चर और वाटर अवेलेबिलिटी जो उसके लिए मेन चीज़ है। अगर आपका लैंड स्ट्रक्चर सीधा है और आपके पास मेन चीज़ है जो M9 सबसे ड्वार्फ फ्रूट है, जितना छोटा प्लांट होगा उसमें फ्रूट साइज़ उतना ज़्यादा होगा। और जो बोलते हैं कि M9 पे क्वालिटी अच्छी बनती है, सीडलिंग पे उतनी नहीं बनती। क्वालिटी जो फ्रूट की शेप है वो फ्रूट की अपनी है, या PGR डालेंगे तो लंबी भी हो जाती है। आपका फ्रूट का कलर है, वो फ्रूट अगर आप वैरायटी आप अर्ली कलर लगा रहे हैं, सीडलिंग पे लगाओ चाहे M9 पे आप उस वैरायटी को लगाओ, कलर डेवलपमेंट दोनों पे सेम होगा। सिर्फ ये होता है थोड़ा सा फ़र्क, आपका जो M9 का प्लांट है वो स्पर फॉर्मेशन को थोड़ा ज़्यादा वो करेगा और ग्रोथ को कंट्रोल करेगा। और M9 के लिए जो है आपका सीधी लैंड चाहिए, और साथ में अगर थोड़ी स्टेप फार्मिंग भी है। मेन चीज़ है आपकी जो लाइन है वो बिल्कुल सीधी जानी चाहिए, क्योंकि इसमें ट्रेलिस सबसे ज़रूरी है। विदाउट ट्रेलिस ये खड़ा नहीं रह सकता, क्योंकि शैलो रूटेड है, छोटी जड़ें हैं, और अपने आप को ये खुद खड़ा नहीं रख सकता, जब क्रॉप लोड पड़ेगा तो गिर जाएगा। तो ट्रेलिस के लिए सबसे मेन चीज़ है लाइन का सीधा होना। फिर जो सीडलिंग है, सीडलिंग का आपका वो है, अगर आपके पास लैंड स्ट्रक्चर इतना ज़्यादा सीधा नहीं है, वाटर अवेलेबिलिटी नहीं है, और तो आप सीडलिंग पे जा सकते हैं। अगर आपके पास पानी है बट लैंड स्ट्रक्चर 9 लाइक नहीं है, तो आपके कुछ रूट्स ऐसे भी है जो आपका सेल्फ स्टैंड है, 111, 106, काफ़ी सारे रूट स्टॉक है। जिनेवा सीरीज़ भी अब तो एक नई आई हुई है। फ्रूट की आपकी वैरायटी सिलेक्शन है वो आपकी एलिवेशन के हिसाब से, प्लस आपका जो रूट का सिलेक्शन है, आपने रूट लगाना है, विग्रस रूट लगाना है, ड्वार्फ लगाना है या सीडलिंग लगाना है, वो आपका लैंड और वाटर अवेलेबिलिटी को देखकर आपने उसका सिलेक्शन करना है। जी अवनीश जी, इस ऑर्चर्ड के बारे में आप हमें बताएं, आपने ये ऑर्चर्ड कब लगाया था? रूट स्टॉक का ये पूरा ऑर्चर्ड है, किस प्रकार से आपने लगाया था? और अभी जो फार्मर्स गलती करते हैं, जितने भी प्लांट बाहर से आते हैं, चाहे यहाँ पर लग रहे हैं, बाहर की कंडीशन अलग है, फॉरेन की यहाँ की कंडीशन अलग है, उनको ध्यान में रखते हुए हमें ऑर्चर्ड किस तरह से लगाना है? इसमें सबसे पहले तो जो मेरा ऑर्चर्ड है, ये पहले तो हमने लगाया था यहाँ पे सीडलिंग का एक हाई डेंसिटी किया था, तो वो लगभग 2013 में लगाया था मैंने वो। तो उसके बाद 2-3 साल वो रखा, उसके कुछ प्लांट्स भी यहाँ पे आप देख सकते हैं।
जो उसके प्लांट्स थे जिस टाइम वो सीडलिंग का लगाया गया था ऑर्चर्ड, तो उस पर भी हमारी जो कनॉपी थी इसी सोच के साथ हमने वो लगाया था। और आज देखो वो भी आपके प्लांट्स फ्रूटिंग में। और मैंने ऑर्चर्ड में काफ़ी जगह, यानी कि जो मेरे अपने ऑर्चर्ड्स है, सीडलिंग के ऊपर काम किया और इस टाइप के प्लांट्स हमने बनाए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं है। तो रूट का सिलेक्शन आपका वाटर अवेलेबिलिटी के हिसाब से, अगर मेरे पास पानी होता तो मैं रूट स्टॉक पे जाता, बट यहाँ पे टफ कंडीशन, यानी कि वाटर अवेलेबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो सीडलिंग पे आपने सेम कनॉपी हम बना सकते हैं। फिर दूसरा, इसमें 2013 में मैंने ये प्लांटेशन की थी। उसके बाद हमारे को M9 के बारे में पता लगा कि जो प्रॉपर जो इस पे काम होता है वो M9 है, और M9 पे हमने काफ़ी सारी वीडियोस देखी। फिर फॉरेन के कुछ एप्पल कंसल्टेंट्स आते थे, उनसे हम काफ़ी कुछ उनसे जानकारियाँ हमने ली, उनसे टच में रहे, और उसके बाद हमने इंपोर्ट का काम भी स्टार्ट किया वैरायटीज़ को लेकर के, जिसकी वजह से हम बाहर की बहुत सारे जो आम ग्रोअर्स वहाँ के उनके कांटेक्ट में आए। फिर वहाँ पे किस तरह से फार्मिंग हो गया, क्योंकि वहाँ पे तो पिछले बहुत सालों से वो ये चीज़ कर रहे हैं, उनकी तो 3rd जनरेशन ऑर्चर्ड्स भी अभी हाई डेंसिटी के अब अप्रूव कर रहे हैं वो, यानी कि काफ़ी सालों से वो लोग काम कर रहे हैं। हमारे लिए ये चीज़ नई थी। तो 2017-18 में हमने ये लगाना स्टार्ट किया, और जो फॉरेन की टेक्निक्स थी, अब एग्जैक्टली उस टाइम नहीं था हमारे को, जो भी सीखने को मिलता था वो अपने प्रैक्टिकल से हम करते थे। जो थोड़ी बहुत जानकारियाँ मिलती थी यूट्यूब से मिली, लेकिन जो थ्योरी थी, थ्योरी यहाँ के हिसाब से वो थोड़े से प्रैक्टिकल में हमारे को अलग करना पड़ा, क्योंकि जो थ्योरी बताती थी, जो टॉल स्प्रिंडल है, टॉल स्प्रिंडल में कभी भी आपका लीडर कट नहीं होता, यानी कि फर्स्ट ईयर में वो लोग क्या करते हैं, जो प्लांटेशन ईयर है, लीडर को काटते हैं और सारी साइड ब्रांचेज में कट करते हैं। लेकिन जो सेकंड ईयर है, सेकंड ईयर से वो पूरे प्लांट को ओपन छोड़ते हैं। वो उनके इस जो हाई डेंसिटी का थ्योरी जो है वो ये बताती है, और बाहर भी इस प्रैक्टिस पे काम होता है। तो हम लोग बाहर गए थे, उनसे डिस्कशन किया, हमने भी स्टार्टिंग में थ्योरी पे काम किया, लेकिन उससे क्या हुआ, ब्लाइंड वुड की दिक्कत बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब भी आप एक प्लांट में एक छोटा सा कट मारते हैं या फिर इसको ओपन छोड़ते हैं, यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास पर फॉर्मेशन इतने एरिया में हो जाएगी। आप रॉयल के प्लांट्स में भी देखो, जिस साल ओपन हम छोड़ते हैं तो इतने एरिया में आपका स्पर फॉर्मेशन होती है, पीछे का जो है ब्लाइंड वुड जाता है, यानी कि वो खाली हो जाता है, अगली साल हम उसमें नीचे कट मारते हैं। तो ये है आपका, यहाँ पे भी अगर हम ओपन छोड़ रहे थे तो ब्लाइंड वुड की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी, पीछे का पूरा ब्लाइंड जाकर आगे उसमें स्पर फॉर्मेशन हो रही थी। तो उस पर हमने अपने प्रैक्टिकल्स के हिसाब से ट्रायल्स किए, उसमें हर साल हमने कट करना शुरू किया, और जब हमने नेक्स्ट ईयर सारी ब्रांचेस को कट किया, लीडर को कट किया, तो ग्रोथ में भी अच्छा एक काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला, और साथ में जो ब्लाइंड वुड की दिक्कत थी वो पीछे तक स्प्राउट होना स्टार्ट हो गया। तो इसमें क्या था, जो बाहर हमने उनसे डिस्कशन इसके ऊपर की थी, और जो आम ग्रोअर वहाँ के थे, तो उन्होंने पहले तो कहा ये गलत प्रैक्टिस है, क्योंकि फर्स्ट ईयर को वो लोग ग्रोथ ईयर मानते हैं, नेक्स्ट ईयर से वो लोग उसको ओपन छोड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हमारी कंडीशंस है, यहाँ पे मार्केट में एक तो इतने ज़्यादा प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं है जो कि उनका न्यूट्रिशन में वो यूज़ करते हैं, और दूसरा यहाँ का जो हमारी ग्रोथ है उनके हिसाब से उनके पास हर एक चीज़ के लिए PGR है, और यहाँ पे वो PGRs अवेलेबल मार्केट में नहीं है। तो यहाँ की कंडीशन के हिसाब से हमने सिर्फ एक प्लांट बनाना है जिसमें 10 से 12 फीट की ग्रोथ होगी, और उसमें 30 से 40 तक फैदर्स हमने निकालने हैं। उसके लिए हमारे को प्लांट को कट करना है या फिर ओपन छोड़ना है, वो हमारी अपनी प्रैक्टिसेस है। तो ये प्रैक्टिसेस पे हमने काम किया। स्टार्टिंग में वीडियोस भी इस पर काफ़ी सारे डाले थे, 2018-19 में आपने देखना, उसमें काफ़ी लोग लिखते थे कि ये रॉन्ग पैटर्न है, इसमें लीडर कट नहीं होता है, साइड ब्रांचेस कट नहीं होती। और आज सब लोग, यानी कि पूरा हिमाचल, उत्तराखंड, कश्मीर वही प्रैक्टिसेस पे काम कर रहे हैं, हर साल हम कट कर रहे हैं, और उसके रिजल्ट्स आप ये। और इन प्लांट्स की जो कैपेसिटी फ्रूट देने की है, वो बाहर अगर हम बात करें तो बाहर उसकी कैपेसिटी होती है एक प्लांट की लगभग 100 से 120 फ्रूट, क्योंकि उनकी जो हाइट है प्लांट की वो 10 फीट होती है। लेकिन यहाँ पे हमारे जो यहाँ का वो है, यहाँ पे हम 12-12 फीट तक इस प्लांट को ले जा रहे हैं। वो इसलिए है क्योंकि वहाँ पे सनलाइट का सबसे बड़ा इशू है, उनकी सन रेज इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है जितनी यहाँ पे, क्योंकि वो इक्वेटर से काफ़ी दूर है, तो वहाँ तक सनलाइट पहुँचते पहुँचते वो फीकी पड़ जाती है, तो जिस वजह से उनके कलर की प्रॉब्लम आती है, क्वालिटी में दिक्कत आती है। लेकिन यहाँ पे हमारी सन रेज स्ट्रांग है, जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे कलर की प्रॉब्लम नहीं है, तो हम 12 फीट तक भी जा सकते हैं। उनका मेन मानना होता है, उनकी रो डिस्टेंस 10 फीट का है, तो 10 फीट में वो प्लांट की हाइट भी 10 फीट पे ही कंट्रोल करते हैं, ताकि एक रो दूसरी रो पे शेड ना करें। ये इसका उनका जो कंसेप्ट होता है। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे हमारा वैसे ही वैरायटी में कलर अच्छा आ जाता है, क्योंकि सनलाइट भी हमारी स्ट्रांग है। तो इस वजह से हम यहाँ पे वहाँ उनसे ज़्यादा, पर अगर हेक्टेयर की हम बात करें तो उनसे ज़्यादा प्रोडक्शन हम यहाँ पे उतार सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ़ प्लांट्स भी उनके एक 2 रोज़ के बीच का डिस्टेंस है वो 10 फीट का है, हमारे यहाँ पे 7 फीट का है। उनका प्लांट की हाइट 10 फीट की है, हमारे यहाँ 12 फीट की है।
तो उस करके हम अगर देखेंगे उनकी एक प्लांट की कैपेसिटी 100 से 120 फ्रूट की है, जो कि मैं अपनी वीडियोस में भी स्टार्टिंग में कहता था। लेकिन आज जब हमारे प्लांट में नॉर्मली ये 150 से 200 तक फ्रूट निकल रहे हैं, तो हमारे प्लांट की कैपेसिटी जो है उनसे ज़्यादा है, क्योंकि हाइट हमारी ज़्यादा है। तो ये इसका मेन वो है, जो हाई डेंसिटी है वो वैसे तो क्वालिटी और क्वांटिटी इसमें दोनों को एनहांस करने के लिए ये हाई डेंसिटी की जाती है। अवनीश जी, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लोग इसको मानते हैं, रूट स्टॉक फार्मिंग को। सुनो पता क्या अवनीश जी, रूट स्टॉक फार्मिंग को काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लोग मानते हैं कि इसमें हर चीज़ हमें एक्स्ट्रा करनी पड़ती है, हमारे एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा न्यूट्रिशंस, हमारा खर्चा ज़्यादा आएगा। इसमें कैसे खर्चा हम कम कर सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग तो इसमें खर्चा लगता ही ज़्यादा है। हाँ, आप लोग पेड़ इंपोर्ट कर रहे हैं, क्या आप लोग इधर भी पेड़ रूट स्टॉक के ट्रीज तैयार करेंगे? इस बारे में आप ज़रूर बताएं। रूट स्टॉक का सबसे पहले तो इसमें हम थोड़ा ज़्यादा ही खर्चा कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि जो स्टार्टिंग का इसमें हम लगाते हैं जिस टाइम पे M9 की आप प्लांटेशन कर रहे हैं, क्योंकि बाहर से जो प्लांट्स आते हैं वो भी M9 के ऊपर आते हैं। अगर आप हाई डेंसिटी कर रहे हैं उसमें स्टार्टिंग से हमारा इन्वेस्टमेंट थोड़ा होता है, 1 2 3 साल तो हमारा इन्वेस्टमेंट इसमें ज़्यादा होता है। लेकिन जब एक बार आपका प्लांट तैयार हो गया तो आप अब देखो, इसमें जो बीच का घास है इसमें आप इजीली स्प्रे कर सकते हैं हर्बिसाइड की, और जिससे आपका पूरा घास जल जाएगा, जैसे कि मैंने भी किया हुआ है। और दूसरा, आपका जो इसके बेड्स है उसमें आपका मल्चिंग मैट है, इसमें घास नहीं उगता, सिर्फ प्लांट के नज़दीक घास आता है। उसको हम हाथ से अगर 2 लेबर को भी इसमें लगाएंगे तो एक दिन में इजीली कम से कम आपका वो मान के चलो 1500 से 2000 प्लांट में वो घास को अप्रूट कर देता है, घास को निकाल देता है। तो इसमें आप स्टार्टिंग की जो कॉस्ट है उसको अगर हम देखेंगे तो बहुत हाई जाती है, लेकिन उसमें अगर आप कुछ साल के बाद उसका जो रिज़ल्ट है आप अब देखेंगे, जब आपका 4-5 साल का ऑर्चर्ड हो गया, वो सारी जो आपने स्टार्टिंग में जो इन्वेस्टमेंट दिया था वो अब कवर होना स्टार्ट होता है। प्रोडक्शन भी आएगी, प्लस इसका मैनेजमेंट है वो सारा आपका इतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ता है। तो ये है, बाकी जो स्टार्टिंग की कॉस्ट को हम कम कर सकते हैं। अब स्टार्टिंग में जैसे आप प्लांटेशन कर रहे हैं तो ट्रेलिस तो इसमें ज़रूरी है, विदाउट ट्रेलिस तो आप नहीं इसको लगाना। अगर आप इसमें पर प्लांट अगर अलग सपोर्ट भी देते हैं, जैसे यहाँ पे बांस लगा रहे हैं, तो वो कुछ साल में वो भी आपका ख़त्म हो जाता है, यानी कि वो एक एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट है। बाद में आपको ट्रेलिस तो लगाना ही है, वो उस पर जो बांस पे है वो आप एक्स्ट्रा खर्चा कर रहे हैं। लेकिन ये है कि अगर स्टार्टिंग में आप उतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते, 1-2 साल वो बैम्बू पे आप उसको रख सकते हैं। फिर दूसरा, जो ट्रेलिस आपका लग रहा है उस पर बहुत ज़्यादा खर्चा मत करो, उस पर जो आपका पोल्स है वो लो, साइड पोल्स को स्ट्रॉन्ग लो, लेकिन जो बीच वाले पोल्स है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेने की ज़रूरत नहीं है। उसमें आपका जो साइड पोल्स है उस पर आप एंकर जो लग रहे हैं, आपके मेन वो है रोल है एंकर का, और प्लस आपका जो साइड पोल्स है उस पर ज़्यादा वेट पड़ता है क्योंकि तारे खींचती है। तो इसलिए साइड पोल्स को अच्छा वो करके फिर स्टार्टिंग में जो वायर्स है वो एक वायर भी अगर आप देंगे, सिर्फ प्लांट को खड़ा रखना ताकि वो गिरे ना, वो उसका काम है। 1-2 वायर स्टार्टिंग में लगाओ, फिर साथ जब आपको ज़रूरत पड़ रही है तब आप उसका साथ लगाते रहो, क्योंकि आपका 3-4 साल है, 3-4 साल में आस्ते आस्ते ये रिटर्न भी थोड़ा देना स्टार्ट कर देगा। तो उसके साथ जो इससे इसका ही जो आपका पैसा आना है वो इस पर ही आप इन्वेस्ट करो। इस तरह से हम थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट को कम कर सकते हैं। लेकिन जो स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट है वो जो हमने कैलकुलेट किया है 1500-1600 रुपये पर प्लांट, ये विद ड्रिप, विद ट्रेलिस, विद आपका ये मैट्स वगैरह सब कुछ लगा करके लैंड प्रेपरेशन, 1500-1600 रुपये पर प्लांट मिनिमम कॉस्ट ये बैठ जाता है ये प्लांट। अगर रूट स्टॉक फार्मिंग कोई फार्मर्स स्टार्ट करना चाह रहा है, उसे कितने प्लांट से स्टार्ट करनी चाहिए और कैसी लैंड में स्टार्ट करनी चाहिए? अगर आपको प्रॉपर नॉलेज है तो आप बड़ा ऑर्चर्ड भी 1 साल में लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास प्लांटेशन मान लो 5000 प्लांट की टोटल होनी है, जो पहला ब्लॉक है वो छोटा लगाओ, भले ही 100, 200, 500, 1000 तक भी आप लगा लो। लेकिन जिसको आप खुद, क्योंकि अगर आपको नॉलेज है, अरे परे से आपने काफ़ी कुछ, अब तो वीडियोस में भी मिल जाता है, सब कुछ है, लेकिन जब प्रैक्टिकली आप करेंगे तो एक चीज़ से 10 चीज़ें और सामने आती है जिसका डिसीजन आपको खुद लेना है। एक चीज़ आप किसी से पूछ के नहीं कर सकते। वो आप जब आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे, यानी कि आपका जो एक ब्लॉक है उसको ये मान के चलो एक्सपेरिमेंट के लिए आपने इतने प्लांट 1 साल पहले लगा दिए, तो उस पर आपकी जो गलतियाँ हुई है वो नेक्स्ट जो बड़ा बगीचा लगना है उसमें ना हो। क्योंकि आपका 1 साल अगर आप 5000 की जगह आप मान के चलो कि 500 प्लांट लगाते हैं, तो आपका अभी फ़र्क पड़ता है कि यार मेरा 4500 प्लांट का ब्लॉक खाली रह गया, 1 साल वेस्ट हो गया। लेकिन सोचो जब ये ऑर्चर्ड आपका 12 से 15 साल का हो जाएगा, 12-13 साल का हो जाएगा, उस टाइम आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा कि ऑर्चर्ड 10 साल का है, 11 साल का या 12 साल का है। कनॉपी जो है ये फाइनल बन गई, उस टाइम उसने फुल क्रॉप देनी है, तो उस टाइम ये आपका, ये मेरा ऑर्चर्ड है, ये 7-8 साल का है। तो इसमें अभी 7-8 साल में भी कोई फ़र्क नहीं। लास्ट ईयर भी ऑर्चर्ड इसकी कनॉपी यहीं थी, इतनी थी, इस साल भी ये इतनी है।
तो वो फ़र्क हमारे को स्टार्टिंग में दिखता है कि 1 साल वेस्ट हो गया, लेकिन उस वेस्टेज के पीछे आप ये देखो, जब आपने एक छोटा सा ब्लॉक लगाया उसमें काफ़ी सारी गलतियां भी होगी। आप जितना मर्जी आप इसमें वो करो, हमारे से भी होती है, क्योंकि इसमें जब आप काम करना शुरू करेंगे, अब एक चीज़ आप करते हैं उससे 10 चीज़ें और निकल के सामने आती हैं, तो वो गलतियां आपके बड़े ब्लॉक में ना हो, इसलिए पहले एक्सपेरिमेंट के लिए एक छोटा ब्लॉक लगाओ जिसको आपके मेन ऑर्चर्ड से 1 साल आगे चलने दो। ये जी अवनीश जी, अब हम वैरायटीज़ के बारे में जानना चाहेंगे कि फ़ाइनल शेप जो वैरायटीज़ की होती है, आपने वीडियोस काफ़ी बनाई हुई है, फिर भी आप हमारे लिए अगर बता सके तो फ़ाइनल शेप क्या वैरायटीज़ की होती है, हम वैरायटीज़ को पहचाने कैसे, क्योंकि वैरायटीज़ को लेकर के काफ़ी सारी धोखाधड़ी होती है। आपने वीडियोस बनाई थी अभी कुछ समय पहले कि प्लांट्स को लेकर भी काफ़ी धोखाधड़ी हो रही है, तो वैरायटीज़ को पहचानने का भी कोई तरीका है हमारे पास? वैरायटीज़ को पहचानने का ऐसा तो कोई भी तरीका नहीं है। हम जिस टाइम सैंपल आएगा वैरायटी का पता उस टाइम ही लग सकता है, क्योंकि जो मेन चीज़ है, आप अपने पास पहले अगर आपने मान लो HDP लगानी है, आप जेन्युइन सोर्स देखो, नहीं मैं बोलूँगा कहाँ से प्लांट लेना क्या है, लेकिन दूसरा आपका अगर आपको उतना आपको लग रहा है कि आप इतना ज़्यादा डर है, इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा नहीं, तो आप अपने पास तैयार कर सकते हैं। पहले आप ऑर्चर्ड्स देखो, घूमो, वहाँ से बडवुड्स लाओ, अपने पास उसको मल्टीप्लाई करो, अपने पास रूट स्टॉक लाओ, प्रोपोगेशन पे डालो और ऑर्चर्ड पे लगाना स्टार्ट करो। उसमें आपका 1-2 साल पीछे जाएंगे, लेकिन आपका वैरायटी की छोटी रहेगी। और बात वही आ गई, ऑर्चर्ड आपका 12 साल का या 10 साल का है, उसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपका स्टार्टिंग में फ़र्क पड़ता है कि 1-2 साल पीछे हम रह गए, लेकिन ये है कि वैरायटी और हर चीज़ को लेकर के आपकी छोटी रहेगी। ये बाकी जो वैरायटीज़ है, वैरायटीज़ का पता तभी लगेगा जब आपका सैंपल आएगा। अब ये वैरायटी, ये सेमिस्पर वैरायटी है, ये किंग रॉट है, और किंग रॉट आप ये देखो, लेकिन इसके साथ ही अगर आप Z1 देखेंगे, Z1 भी इस टाइम बिल्कुल सेम यही बन रहा है, सेम फ्रूट है, सब कुछ है। फ़र्क कहाँ पे आता है, इसमें घुमा के अंदर की साइड देखो, इसमें हल्की सी अभी हरियाली दिख रही है, लेकिन जो Z1 है, Z1 इससे लगभग 1 हफ्ते अर्ली चलता है, यानी कि उसमें पूरा चारों तरफ से लाल होगा। लेकिन अगर हम दोनों को तोड़ के एक ढेरी में लगाएंगे तो फिर उसमें फ्रूट्स पहचाने नहीं जाएंगे कौन सा Z1 है, कौन सा किंग रॉट है। और ऐसा नहीं है कि Z1 में ऐसे फ्रूट नहीं होंगे जिसमें अंदर से हरियाली है, जहाँ पे धूप कम पहुँच रही है उसमें भी सेम फ्रूट आपको मिलेगा, लेकिन ये है कि मैक्सिमम फ्रूट में उसमें जो है 80% 90% फ्रूट में पूरा कलर आ चुका है, और इसमें अभी थोड़ा सा 80-90% फ्रूट में अंदर से हरियाली मिलेगी। ये इन दोनों का करैक्टर है, ये डिफ्रेंशिएट है इन वेराइटीज़ में। फिर अगर इसी टाइम पे कोई और वैरायटी देखेंगे, स्कारलेट 2 है या फिर कोई और स्पर वैराइटीज़ है, वो इस टाइम पे बिल्कुल डार्क हो जाएगी, तो यानी कि उसका साइज़ इस टाइम रुक गया, वो हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है। और इस फ्रूट में जब तक अंदर से हरियाली है तब तक इसका साइज़ बनता रहेगा। और अभी हफ्ता 10 दिन है यहाँ पे अभी हार्वेस्टिंग के लिए, तो ये देखो अभी साइज़ ये है, तो इसके बाद इसमें साइज़ अभी हफ्ते 10 दिन में, क्योंकि लास्ट के जो 10-15 डेज़ होता है उसमें साइज़ का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। जी अवनीश जी, रूट स्टॉक फार्मिंग में आपने 8 साल पहले ये ऑर्चर्ड लगाया था, तो आज आपका क्या कहना है, आप रूट स्टॉक फार्मिंग में प्रॉफिटेबल है कि आपकी इनकम कितनी हो रही है सीडलिंग ऑर्चर्ड के मुकाबले? इसमें इनकम मैं ये नहीं बोलूँगा कि हमारी बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन ये है कि जिस टाइम 8 साल पहले लगाया था उस टाइम पे, अब तो सारी जब आप स्टार्टिंग में प्लांट लगा रहे हो वहाँ से लेकर के स्टेप बाय स्टेप पूरी नॉलेज आपको मिल जाती है, क्योंकि इस टाइम तो अब ये मान के चलो काफ़ी सारे लोग इस पे, हर एरिया में, हर गाँव में मेरे ख्याल से 2 से 4 लोग 5 लोग काम कर ही रहे हैं, तो हर जगह से आपको नॉलेज मिल जाएगी। लेकिन वो टाइम एक ऐसा था, 1-2% फार्मर्स इस पे काम कर रहे थे, और जो कर भी रहे थे उनका भी पूरा थ्योरी पे चले हुए थे। तो उस टाइम पे जब हमने स्टार्ट किया था तो इसमें आपका काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स हमने इस ब्लॉक में किए। इसमें कटिंग के स्टार्टिंग में हमने ओपन छोड़ के पूरी ब्लाइंड वुड्स बनी। आपने स्टार्टिंग की वीडियोस देखना, कितनी ब्लाइंड वुड इसमें इसी ऑर्चर्ड में हुआ करती थी, तो उसको फिर हमने सुधार किया। उसको करते करते हमारे को अभी भी इसकी जो फुल प्रोडक्शन है, अगर हम स्टार्टिंग से एक ऑर्चर्ड लगाएंगे जिसमें आपका आज एक प्लांट हम लगाते हैं, अगर इन प्रैक्टिसेस पे आप करेंगे तो 4th-5वीं साल में इसमें कम से कम 200 फ्रूट तक का हम इसकी कनॉपी बना सकते हैं। लेकिन इसमें एक्सपेरिमेंट ज़्यादा हुए, इसलिए हमारे को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा, और इनकम अब इसमें अच्छी आनी स्टार्ट हुई है। पर प्लांट अगर हम मान के चलें तो 150 से 200 फ्रूट्स लास्ट ईयर भी थे, इस साल भी कुछ प्लांट्स में, इस साल लगभग एवरेजन अगर माने तो मेरे सारे इन प्लांट्स में 100 फ्रूट की या 120 की इसमें एवरेज आएगी। जी अवनीश जी, रूट स्टॉक फार्मिंग में हम नेचुरल फार्मिंग, केमिकल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, इनमें से कौन सी फार्मिंग, या फिर पोमोकल्चर भी एक नई फार्मिंग आजकल आई है, इनमें से हम कोई फार्मिंग कर सकते हैं? क्योंकि
मैंने देखा है समर में हमारे यहाँ पर काफ़ी बीमारी आती है, आपको भी इस बारे में जानकारी है, तो उनसे निपटने के लिए क्या हमें किस फार्मिंग की ओर इस साल जाना आपने होगा? देखा होना अभिषेक जी, इस बार का जो हमारा क्लाइमेट रहा है, तो इस बार लीव्स की बीमारियां हर जगह में बहुत ज़्यादा रही है। उसकी वजह क्या है? उसमें कुछ लोग बोल रहे थे कि दवाइयां डुप्लीकेट आ रही है ना, और बहुत सारी चीज़ें थी। हो सकता है ये भी होगा, बट इसमें जो मेन जो रीज़न था, हमारा हर साल जो है अप्रैल मई जून, ये 3 महीने बारिशें बहुत कम होती है, मॉइस्चर यानी कि कम रहता है, सूखा पड़ता है ना, और हीट बहुत ज़्यादा होती है। और जो फंगस है, फंगस ऐसे टाइम में क्या करती है, अपने आप को पत्तियों के नीचे शेड में अपने आप को छुपा देगी। वो अपना काम नहीं कर पाती, वो फैल नहीं पाती, और उसको जैसे ही फैलने का मौका मिलता है, बरसात में जैसे ही मॉइस्चर आता है, तो उस टाइम पे वो फैलना शुरू करती है। लेकिन वो बहुत तेज़ी से नहीं फैल सकती, क्योंकि उस टाइम टेम्परेचर भी हल्का सा डाउन हो जाता है। और इस बार क्या हुआ, मई जून में जो बारिशें लगातार लगी रही, और ऊपर से टेम्परेचर उस टाइम पे आपका बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो उसको मॉइस्चर प्लस हीट दोनों, उसको एक अप्रोप्रिएट माहौल मिल गया अपना काम करने के लिए। इसलिए फंगस बहुत ज़्यादा तेज़ी से, यानी कि जो हम स्प्रेज 15-15 दिन में, 20-20 दिन में रिपीट करते थे आपका गर्मियों में, वो स्प्रेज इस साल 10-10 दिन में अगर होती तो वो ज़रूरत थी, यानी कि उसको, उन स्प्रेज को 10-10 दिन में इस बार करने की ज़रूरत थी, क्योंकि जो फंगस को माहौल था, उसको अपना अप्रोप्रिएट माहौल मिला उसको अपना काम करने के लिए। इसलिए इस बार लीव्स की बीमारियाँ काफ़ी ज़्यादा रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें कोई भी स्पॉट बहुत कम कहीं अल्टरन एरिया का, क्योंकि इसमें एक छोटा ऑर्चर्ड है, हाई डेंसिटी का ये भी एक फ़ायदा है। आप हाई डेंसिटी है, इसमें आप राउंड मारेंगे तो पूरा प्लांट आपको दिख रहा है। इसमें अगर हल्का फुल्का कहीं स्पॉट भी दिखता है, तो उसमें आप उसी टाइम पे आप उसको पकड़कर आप 1-2 दिन के अंदर उसमें स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन जो बड़ा ऑर्चर्ड है, उसमें पूरे प्लांट की लीव्स को देखना उसमें थोड़ा सा टफ हो जाता है, तो मैनेजमेंट के लिए भी है, हाई डेंसिटी में आपको फ़ायदा है। जी अवनीश जी, अब मैं ये जानना चाहूँगा, काफ़ी सारे लोग सीडलिंग ऑर्चर्ड में हाई डेंसिटी प्लांटेशन कर रहे हैं, उनको किस तरह से हाई डेंसिटी पे फार्मिंग करनी चाहिए? क्योंकि मेरे पास भी काफ़ी ऑर्चर्ड है, ये मेरी तरफ से भी सवाल है, मैं भी सीडलिंग पे हाई डेंसिटी कर रहा हूँ, तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है सीडलिंग पर हाई डेंसिटी करते हुए? सीडलिंग पे आपका मेन चीज़ है, उसमें आपका एक तो ट्रेलिस नहीं लगेगा, करें। हाँ जी। सीडलिंग पे हाई डेंसिटी, सीडलिंग पे भी जो फार्मिंग कर रहे हैं, जो पुराना टाइम होता था, उसमें हमारा ट्रेडिशनल जो प्लांट्स होते थे, आपके 2 प्लांट के बीच में 18-20 फुट तक का फ़र्क होता था, लेकिन वो प्लांट आप मान के चलो उसको बनाने में 10 से 15 साल लग जाते थे, और जब वो प्लांट मरता भी था तो एक बहुत बड़ा एरिया खाली हो जाता था। अब उस उतने ही एरिया में आज की डेट में आप कम से कम 10 प्लांट कर सकते हैं सीडलिंग के, लेकिन उसकी जो कनॉपी मैनेजमेंट है वो बिल्कुल सेम ऐसी रहेगी। ये एक एग्जाम्पल है आपके सामने, जो प्लांट्स सीडलिंग पे आप देख सकते हैं, ये तैयार है, पूरे प्लांट्स ये तैयार है, और इस पे ये देखो, ये इस तरह से आप सीडलिंग पे भी बना सकते हैं। सिर्फ ये है कि इसमें जो आपका M9 है, M9 में आपका एक ब्लॉक लग रहा है ना। अगर आप सीडलिंग पे काम कर रहे हैं, सीडलिंग का अगर आपका पूरा ब्लॉक में नहीं लग रहा, आपके वहाँ पे मान लो एक पेड़ ऑर्चर्ड में मर गया, उसकी जगह आप 10 प्लांट कर रहे हैं, तो आपकी जो प्रोनिंग ट्रेनिंग है उसका पैटर्न बिल्कुल सेम यही रहने दो, है ना, उसी पैटर्न पे काम करो, लेकिन आप सीडलिंग पे भी हाई डेंसिटी आप कर सकते हैं। जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपकी फार्मिंग में आना कैसे हुआ और क्यों आप फार्मिंग में आए? जिस टाइम पे 2011-12 में मैंने अपनी पढ़ाई ख़त्म की थी, तो उसके बाद हमारा जो पहले से सोच थी, वो मेरा फार्मिंग में आने की ही सोच थी, क्योंकि हमारे ऑर्चर्ड्स थे, सब कुछ था। अब हम 2 भाई हैं। अब मेरा जो छोटा भाई है उसको जॉब की तरफ उसका ज़्यादा इंटरेस्ट था, लेकिन मेरा पहले से ही जॉब की तरफ बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रहा, क्योंकि मुझे पता था मुझे फार्मिंग करनी है। जब फार्मिंग में हम आए तो स्टार्टिंग में हमने 1-2 साल 3 साल इसमें अच्छे से काम किया। वैसे तो हम बचपन से ऑर्चर्ड्स में काम करते थे जब भी मौका मिलता था, लेकिन उसके बाद जब हम इसमें प्रोफेशनली, हम पूरा एज अ प्रोफेशन हमने इसको लिया, तो इसमें नई टेक्निक्स जो आपका हाई डेंसिटी फार्मिंग थी जो बाहर हो रही थी, तो उसके बारे में हम जानकारियाँ इकट्ठी करनी हमने स्टार्ट की। तो आस्ते आस्ते इसमें इतना इंटरेस्ट बन गया, और हमने इसमें जब प्रैक्टिकल्स किए तो हम इसमें अंदर घुसते गए, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें हमारे को जो है इंटरेस्ट हमारे इस फील्ड में इतना बन गया कि हमने इसको बहुत बारीकी से, फिर जब हमने खुद ये सब सीखा कि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं और आगे फार्मिंग में क्या कितना स्कोप है, तो उसको लेकर के हमारे को खुद नॉलेज होने लगी। तो मैंने अपना पहले तो यहाँ पे विजिटर्स काफ़ी सारे मेरे पास आते थे, तो फार्म विज़िट होती थी, तो साल में हज़ारों लोग यहाँ पे विज़िट करके जाते थे, लाइव सेशंस होते थे। तो उसके बाद जब कोरोना आया 2020-21 में, तो उसके बाद से मैं फेसबुक पेज पे मैंने रेगुलर रहना स्टार्ट किया, यानी कि जो भी कॉल्स आते थे, जो क्वेश्चंस लगातार आ रहे हैं
यानी कि एक ही चीज़ पे अगर लगातार कोई क्वेश्चन आ रहा है तो उसके ऊपर मैं एक शॉर्ट वीडियो, यानी कि जितने भी मैंने वीडियोस बनाए 2 से 2.5 मिनट का, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट वीडियोस जो उस काम से रिलेटेड है। तो इस करके जो फार्मिंग में मेरा इंटरेस्ट था वो बनता गया, और सोशल मीडिया के थ्रू भी हमारा जो ये मेरा पेज चला तो उससे काफ़ी लोगों को भी जानकारियाँ मिली। और आज बहुत अच्छा लगता है जिस टाइम पे ग्रोअर्स, कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने एप्पल फार्मिंग ही उस टाइम स्टार्ट की थी और आज वो बहुत अच्छी प्रोडक्शन उतार रहे हैं, तो उससे उनकी पूरी फैमिली की इनकम जो है बहुत बड़ी है। तो ये बहुत अच्छा लगता है हमें भी ये चीज़। अवनीश जी, मैं इस सवाल का काफ़ी करता रहता हूँ लोगों से, जितने भी फार्मर्स के पास जाता हूँ, कि आपके पास इतनी नॉलेज आई कैसे? क्योंकि आपकी स्टडी शायद किसी और डिपार्टमेंट में हुई थी। आप किस तरह से रिसर्च करते हैं या फिर कहाँ से नॉलेज गैदर करते हैं कि बाकी फार्मर्स भी वो नॉलेज गैदर कर सकें? इसमें जब स्टार्टिंग में थे, जब हमने हाई डेंसिटी पे काम स्टार्ट किया था, तो उस टाइम पे 1-2% फार्मर्स ही यहाँ पे काम कर रहे थे, जैसे कि मैंने बताया भी था आपको। तो उस टाइम पे हमारी जितनी भी नॉलेज थी वो हमारे अपने प्रैक्टिकल से हम सीखते थे। और उस टाइम पे मेरा डेली एक रूटीन था, जिस टाइम मेरी सुबह नींद खुलती थी, मैं सुबह उठते ही अपने ऑर्चर्ड का 1-1.5 घंटे का पूरा राउंड मारता था, एक एक प्लांट को, एक एक चीज़ को पूरा नोट करता था और अंदर आ करके डायरी में उसको नोट करता था। तो उस टाइम पे प्रोनिंग सब कुछ अपने हाथ से हमारी होती थी, और उसमें किस कट से क्या हुआ उसको बारीकी से हमने इसको अपने प्रैक्टिकल्स को हमने लिख करके उसके नॉलेज को, यानी कि हमने अपने पास रखा। और उसके बाद जब हमें उसके सक्सेसफुल रिजल्ट्स जिस चीज़ के मिले, वही चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर करता गया। आज भी मैं 2018-19 के वीडियोस देखना, जो प्रैक्टिस हमारी उस टाइम थी आज भी हम उसको नकारते नहीं है, उसी चीज़ पे हम आज भी काम कर रहे हैं। आप उस टाइम का वीडियो भी उठाकर देखो और उसी प्रैक्टिस पे आप काम करो, वो बिल्कुल प्रैक्टिकली प्रूव्ड है। तो ये जितनी भी नॉलेज थी मैक्सिमम हमने अपने उससे, और उसके अलावा जो यहाँ पे कुछ लोग काम कर रहे थे हाई डेंसिटी पे, उनके पास हम गए और जितनी भी नॉलेज उनसे हमारे को मिली उसके प्रैक्टिकल्स हमने यहाँ पे किए। फिर कुछ एप्पल कंसल्टेंट्स बाहर से आते थे, उनके कैंप्स जहाँ पे भी यहाँ पे लगते थे हम वहाँ पहुँच जाते थे। फिर उसके अलावा यूट्यूब से भी काफ़ी जानकारियाँ मिल जाती थी, तो उस पर भी हम प्रैक्टिकल्स करते थे। फिर जब हमने इंपोर्ट का काम स्टार्ट किया, बार बार जब ये सारा दौर चला हुआ था, तो इस टाइम पे जहाँ भी प्रोग्रेसिव फार्मर्स की मीट होती थी या फिर एप्पल कंसल्टेंट्स होते थे, तो बार बार वहाँ पे क्या होता था, मैं भी जाता था और क्रिस जनार्था जी और अनीश अमरेक जी भी, यानी कि मैक्सिमम जगह में क्रिस जनार्था जी और अनीश अमरेक जी मेरे पार्टनर्स हैं, तो वो भी हर जगह पे हम बार बार मिलते थे। तो वहाँ से हमारी पार्टनरशिप स्टार्ट हुई। फिर हमने पार्टनरशिप में इसका आगे का काम स्टार्ट किया, और हमारा जो मेन काम था वो था एप्पल फार्मिंग का। फिर उसके बाद वेराइटीज़ हमारे को कलेक्ट करनी थी, तो उसके लिए हमारे को खुद इंपोर्ट करना पड़ा। इंपोर्ट की वजह से काफ़ी सारी बाहर के जो आम ग्रोअर्स हैं, वहाँ के जो फार्मर्स हैं जो इस पे काम कर रहे हैं, उनके कांटेक्ट में हम लोग आए, तो उनसे काफ़ी कुछ हमारे को सीखने को मिला, और वही चीज़ें हमने यहाँ पे प्रैक्टिकली की। उसके सक्सेसफुल रिजल्ट्स जो आए वो हमने लोगों के साथ शेयर करने की पूरी कोशिश की। युवा बागवान बहुत इसमें आना चाह रहे हैं, कई स्टडी करके भी आ रहे हैं। आप भी युवा बागवान हैं, पूरे भारत में आपको लोग एप्पल फार्मिंग के लिए जानते हैं, और हम आप लोगों से सीखते हैं। जैसे अब हम फार्मिंग में आ रहे हैं, वेदर शिफ्ट हो रहा है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स नई क्रिएट हो रही है, तो आपका इन विषय में क्या कहना है? हम लोग इसको एक इंडस्ट्री की तरह देख रहे हैं, आप लोग भी इसी तरह देखते हैं, तो आपको इस विषय में क्या लगता है कि ये फार्मिंग किस दिशा में जा रही है? अभी थोड़ा सा टफ टाइम चला हुआ है, क्योंकि क्लाइमेट भी बहुत ज़्यादा चेंज हो रहे हैं। एक तो जंगल कट रहे हैं, लगातार पेड़ पौधे कम होते जा रहे हैं, और क्लाइमेट में इतना ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं कि एप्पल फार्मिंग के लिए जो कि सूटेबल बिल्कुल भी नहीं है। तो जो एप्पल फार्मिंग हमारी यहाँ की है, जो ट्रेडिशनल फार्मिंग है, उसमें ज़्यादा दिक्कत है। जो हाई डेंसिटी वाले हैं, हाई डेंसिटी पे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रही है, क्योंकि जहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी है, सूखा पड़ रहा है तो पानी दे रहे हैं। तो हाँ, थोड़ा सा टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा जा रहा है, तो उसको भी हाई डेंसिटी में मैनेज किया जा सकता है। बहुत सारे लोगों ने ऊपर से शावर्स लगाए हुए हैं, यानी कि उसमें बिल्कुल शावरिंग होती है, हल्का हल्का, उससे टेम्परेचर जो आपके ऑर्चर्ड का वो डाउन हो जाता है। तो हाई डेंसिटी में ये सब कुछ हमारे अपने हाथ में है, लेकिन यहाँ पे कंडीशंस ऐसी नहीं है कि हम हर जगह पे हाई डेंसिटी कर सकते हैं। जो नेचुरल जो ये हो रहा है सब कुछ, जो क्लाइमेटिक चेंज है, इसको तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन जहाँ पे आपकी कंडीशंस है हाई डेंसिटी पे काम करने लायक, जहाँ पे हाई डेंसिटी पे हम काम कर सकते हैं, वहाँ पे हमारे हाथ में है ये सब कुछ, तो वहाँ पे हम लोग जो है इसको मैनेज कर सकते हैं। जी, एप्पल फार्मिंग के अलावा हमें किस तरह की फार्मिंग करनी चाहिए? काफ़ी सारी वैरायटीज़ आ रही है, नई एवोकाडो आ रहा है, ब्लूबेरी आ रही है,
ये नई नई चीज़ें मार्केट में आ रही है और हम अभी ज़्यादा इनके बारे में नहीं जानते हैं, तो इन तरफ हमें जाना चाहिए। स्टोन फ्रूट भी है, किस प्रकार से हमें फार्मिंग की ओर जाना चाहिए जब भी हम नई फार्मिंग कोई करते हैं? फार्मिंग में वैसे तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। अब अगर आपके पास एप्पल कई जगह होती है जहाँ पे बहुत ही टफ टेरेन है, यानी कि आपका इतना ज़्यादा आपके यानी कि एप्पल नहीं आप उगा सकते, तो वहाँ पे या लो हाइट्स है, वहाँ पे अदर क्रॉप पे भी जा सकते हैं। स्टोन फ्रूट्स है, जैसे कि आपने कहा ब्लूबेरीज़ की कुछ वेराइटीज़ हमने लास्ट ईयर भी इंपोर्ट की थी इंडिया के लिए, और उसके ऊपर हमारे ट्रायल्स हैं। मेरे पार्टनर्स अनीश अमरेक जी और क्रिश जनार्था जी उस पर काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। उनका काफ़ी बड़ा ऑर्चर्ड उन्होंने लगाया ब्लूबेरी का, तो ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी, क्योंकि उसका जो न्यूट्रिशन है वो एप्पल के हिसाब से बहुत अलग है, वो एप्पल की तरह नहीं है। उसमें आपका दूसरा उसकी जो सॉइल का स्ट्रक्चर है, यानी कि यहाँ पे जो पीएच लेवल है वो भी उसके लिए अलग चाहिए। तो इसमें थोड़ा सा हमारे को, अगर हम उस पर जा रहे हैं, पहले उसकी प्रॉपर नॉलेज चाहिए। अगर आप उसको नेचुरली तरीके से आप लगाएंगे और आपके पास नॉलेज नहीं है कि उसके लिए पीएच मेंटेन करना पड़ेगा, प्लस उसका जो न्यूट्रिशन है उसमें क्या होगा, तो वो आपका ग्रो नहीं करेगा, तो वो एक आपका फेलियर ही जाएगा। तो जो एप्पल है, एप्पल फार्मिंग की नॉलेज आपको हर जगह मिल जाएगी, लेकिन इन चीज़ों पे जो नॉलेज है वो काफ़ी कम लोग उस पर काम कर रहे हैं। पहले उनसे कांटेक्ट करो, उनसे बात करो, काफ़ी कुछ नॉलेज गेन करके फिर उसके बाद ये स्टेप उठाओ। बाकी जो प्लम्स वगैरह हैं उस पर फार्मिंग थोड़ी ईजी है, क्योंकि इसमें ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन हम यहाँ पे क्या करें, जो हमारी यानी कि रफ लैंड्स होती है वहाँ पे लगा रहे हैं और उसके रिजल्ट्स हमारे को प्रॉपर नहीं मिल रहे। जैसे प्लम्स वगैरह हैं तो हम उसको रफ लैंड्स में लगा रहे हैं, जिसके प्रॉपर रिजल्ट्स हम नहीं ले पा रहे। लेकिन अगर इसकी ये भी आप एक अच्छी लैंड में, जहाँ पे हम एप्पल की हाई डेंसिटी करते हैं, अगर वैसे हम इसको लगाएंगे तो इसके ऊपर मैं कुछ वीडियोस भी अभी शेयर करूँगा मेरे पेज से। अभी एक निरमंड में हमने एक ऑर्चर्ड लगा हुआ है निरमंड में, जिसका स्टोन फ्रूट्स का है, वो आपका प्लम्स का एक अलग ब्लॉक लगा हुआ है और एप्रिकॉट्स का अलग ब्लॉक लगा हुआ है। और जो उसमें जो सिस्टम है वो एक बहुत ही अलग सिस्टम है, वो है ओपन सेंटर सिस्टम। उसमें यानी कि ऊपर से जो सनलाइट आती है, पूरे प्लांट जो है ओपन बीच से बनाया हुआ है। और जो आपने देखा होगा यूट्यूब में वीडियोस भी है, उसमें ए टाइप का आपका ऑर्चर्ड दिखता है, जो रोज़ है गैलरी में आपको ए बन के दिखेगा। तो वो कुछ प्लांट्स थे जो कि हमने इंपोर्ट किए थे लास्ट ईयर, और लास्ट ईयर भी कुछ इसके प्लम्स के और एप्रिकॉट्स के हमने प्लांट्स इंपोर्ट किए थे। तो वो किसी की डिमांड पे हमने किए थे, वो अंकल है हमारे प्रभास अंकल जी, तो उन्होंने डिमांड दी थी, तो उनके डिमांड पे हमने वो बाहर से इंपोर्ट किए थे। तो जब अभी हम वहाँ पे विज़िट करके आए, तो जो उन्होंने वो ऑर्चर्ड्स बनाए हुए हैं, तो उस पर भी फार्मिंग एक बहुत अच्छी फार्मिंग हो सकती है। और क्या क्वालिटी उनके पास एप्रिकॉट्स की थी, वो शायद हमारे पास यहाँ नहीं बन रही, क्योंकि हम रफ लैंड्स में उस पर काम कर रहे हैं और उसमें मेहनत भी बहुत कम है और उसमें स्प्रेज भी बहुत ज़्यादा कम होती है। तो एक अच्छा ऑप्शन है, अगर आप एप्पल पे नहीं कर सकते बहुत ज़्यादा टाइम, अगर आप ऑर्चर्ड को नहीं देना चाहते, लेकिन फार्मिंग आपको ये करनी है, तो एप्रिकॉट्स और प्लम्स की अगर बहुत अच्छी क्वालिटी और साइज़ होगा तो उसमें भी आपका जो है रेट बहुत अच्छे मिल रहे हैं। और दूसरा, उसमें आपका पैसा बच जाता है, क्योंकि उसमें इनपुट कॉस्ट जो है बहुत कम है, स्प्रेस का खर्चा नहीं है, खादों का खर्चा नहीं है, और हर चीज़ उसमें जो है सस्ती है। तो इसलिए आप उस पर भी काम कर सकते हैं। अवनीश जी, जैसे मार्केटिंग के बारे में अभी आप देख रहे होंगे, मार्केट डाउन हो गई है काफ़ी ज़्यादा, तो फार्मर्स को कोई आप नया तरीका बताना चाहे मार्केटिंग का, आप किस तरह से करते हैं, या फिर फार्मर्स क्या कर सकते हैं मार्केटिंग में नया, जो छोटे फार्मर्स हैं, क्योंकि उनके पास 20 बॉक्स हो रहे हैं, 50 हो रहे हैं, 100 हो रहे हैं, तो वो किस तरह से अपना मार्केटिंग करके अच्छे दाम ले सकते हैं? सबसे पहले जो मार्केट गिर रही है उसका हर साल का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है, जो हम कच्चा फ्रूट तोड़ के मार्केट में ले जा रहे हैं, उसको पहले फ्रूट को अच्छी तरह से पकने दो। जब वो आप फ्रूट को काटेंगे, उसका जो अंदर का बीज है जब वो पूरी तरह से ब्लैक हो गया, ब्राउन हो गया, तो उस टाइम पे आपका फ्रूट हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, रेट्स बहुत ज़्यादा हाई हैं, तो हाई रेट के चक्कर में हम लोग जल्दी उसको तुड़ान कर रहे हैं, और जिसकी वजह से उसमें टेस्ट प्रॉपर डेवलप नहीं हो पा रहा है। और जब आगे से उसकी डिमांड कम हो जाएगी तो यहाँ पे नेचुरल प्राइजेस के बारे में बताया, क्योंकि प्राइजेस ही लोग आपकी पहचान होती है कि कौन कौन से प्राइजेस आपको कब कब मिले और किस लिए मिले थे। ये एप्पल की एग्जीबिशन हुई थी, ये कोटखाई में ही हुई थी हमारे, तो ये इन्होंने नरेंद्र बलाक्टा जी की जयंती पे वो रखी गई थी, चेतन बलाक्टा जी उनके बेटे द्वारा। तो उसमें हमने पार्टिसिपेट किया था, काफ़ी सारे फार्मर्स और भी थे। तो उसमें जो वैरायटीज़ अपने सैंपल सबने लिए थे, तो यानी कि हर एक जो अलग अलग वैरायटीज़ है, अलग अलग वैरायटी के लिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्राइज़ थे। तो उसमें 2 साल वो एग्जीबिशन हुई थी, 2 साल हमने भी पार्टिसिपेट किया था। तो काफ़ी सारे प्राइज़ उसके हैं, बाकी कुछ गेस्ट ऑफ ऑनर है।
कुछ जगह में मुझे बुलाया गया था और कुछ चीफ गेस्ट कई जगह बुलाया गया था। डीएवी कॉलेज में भी मैं गया था, बट वो कोई भी पेड नहीं था। वो जहाँ पे मुझे बुलाया गया नॉलेज शेयरिंग के लिए जहाँ पे, और कुछ जगह उसके लिए भी करते हैं, यानी कि चीफ गेस्ट बुलाया जाता है फंड्स के लिए, बट मैक्सिमम जगह मेरा तरफ से ना होती है। बट ये कुछ प्राइजेज है जो मैंने जेन्युइनली मुझे बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया और बहुत अच्छे से बात की। आपका बिहेवियर मुझे बहुत पसंद आया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अवनीश। धन्यवाद अभिषेक जी, आपका यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।